आसान नहीं होता। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। डीडी न्यूज़ देख रहे हैं आप और सांकेतिक भाषा के इस खास बुलेटिन को लेकर हाजिर हूं मैं कृतिका और मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी शरद, जो खबरों को सांकेतिक भाषा में आप तक पहुंचाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस खास बुलेटिन की और सबसे पहले देखते हैं इस वक्त की हेडलाइंस। केंद्रीय कैबिनेट ने युवाओं के लिए मेरा युवा भारत की स्थापना को दी मंजूरी। सेवा भाव और कर्तव्य भाव के साथ सबल भारत बनाने के प्रयास के तहत भाई भारत का गठन। चुनाव आयोग ने राजस्थान में विधानसभा चुनाव की तारीख में किया बदलाव। अब 23 नवंबर की बजाय 25 नवंबर को होगा मतदान। नतीजे पहले की तरह 3 दिसंबर को आएंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने श्रीनगर में कश्मीर विश्वविद्यालय के 20वें दीक्षांत समारोह को किया संबोधित। कश्मीर को जन्नत बनाए रखने में युवाओं की बताई अहम भूमिका। चिनाब युद्ध स्मारक पर राष्ट्रपति ने शहीदों को दी श्रद्धांजलि। प्रधानमंत्री मोदी एक बार फिर बने विश्व के लोकप्रिय नेता। वैश्विक सर्वेक्षण कंपनी वर्ल्ड ऑफ स्टैटिस्टिक्स ने जारी किए आंकड़े। रूस के राष्ट्रपति पुतिन दूसरे, जबकि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन 9वें स्थान पर। न्यूज क्लिक मामले में सीबीआई ने दर्ज किया फिरा के तहत मामला। दिल्ली में 2 स्थानों पर एजेंसी की छापेमारी। ईडी पहले से ही मामले की कर रही है छानबीन। इजराइल और हमास के बीच जारी संघर्ष में अब तक 2000 से ज्यादा लोगों की मौत। हमास के खिलाफ गाजा में बड़े सैन्य अभियान के लिए इजरायली सेना तैयार। सीमा के पास लाखों सैनिकों की तैनाती। और आईसीसी विश्व कप में भारत और अफगानिस्तान के बीच मुकाबला जारी। अफगानिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए मेजबान भारत के सामने रखा 273 रनों का लक्ष्य। और हेडलाइंस के बाद चलिए अब खबरों में विस्तार से बात करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट की बैठक के कई बड़े फैसले लिए गए। कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने बताया कि केंद्रीय कैबिनेट ने युवाओं के लिए मेरा युवा भारत की स्थापना को मंजूरी दे दी है। उन्होंने कहा कि मेरा युवा भारत का प्राथमिक ऊर्जा, कर्तव्य बोध और सेवा भाव के साथ राष्ट्र निर्माण में उपयोग करने के उद्देश्य हेतु माई भारत नाम की एक यूनानिमस संस्था बनाने का निर्णय लिया है। माई भारत, मेरा युवा भारत, युवाओं को विभिन्न स्कीम्स प्रोग्राम्स के साथ जोड़ा जाएगा और एकीकृत मैकेनिज्म के अंतर्गत फोकस रूप से भारत सरकार के जो कार्यक्रम हैं युवाओं से जुड़े उनको इकट्ठे एक प्लेटफॉर्म पे लाया जाए, जिसमें होल ऑफ गवर्नमेंट की अप्रोच के साथ हम गवर्नमेंट या अन्य स्टेक होल्डर्स को भी वहां पर जोड़ें और युवाओं की उसमें भूमिका और सुदृढ़ करें। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि देश को विकसित और आत्मनिर्भर बनाने में मेरा युवा भारत प्लेटफॉर्म कारगर सिद्ध होगा। उन्होंने बताया कि इस मंच को लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के अवसर पर 31 अक्टूबर को राष्ट्र को समर्पित किया जाएगा। जो पॉलिसी सरकार की है वो भी जब इतने करोड़ों युवा
देश के एक प्लेटफॉर्म पर जुड़ेंगे। माई भारत एक ऐसा एस्पिरेशनल बॉडी है जहां पर युवा करोड़ों की तादाद में जुड़ेंगे देश और विदेश से, और भारत को विकसित भारत बनाने के लिए, आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए माई भारत प्लेटफॉर्म कारगर सिद्ध होगा। तो ये सेवा भाव और कर्तव्य बोध के साथ साथ हम सशक्त एवं सबल भारत बनाने के लिए लगातार प्रयासरत हैं, और इस पर युवाओं की भूमिका बड़ी हो, इसके लिए माई भारत प्लेटफॉर्म आज देश के लिए, देश के युवाओं के लिए मोदी सरकार ने मंजूर किया है। प्रधानमंत्री जी की इच्छा है कि देश के करोड़ों युवा इस पर जुड़ें और देश को आगे बढ़ाने में, राष्ट्र निर्माण में उनकी बड़ी भूमिका हो। युवा हमारा वर्तमान भी है, भविष्य भी है, तो कल का इंतज़ार क्यों, आज से ही क्यों ना जुड़ें। और इसी महीने के अंत में 31 अक्टूबर को इसको राष्ट्र के लिए समर्पित किया जाएगा। वहीं चुनाव आयोग ने राजस्थान में विधानसभा चुनाव की तारीख में बदलाव किया है। अब राजस्थान में 23 नवंबर की बजाय 25 नवंबर को मतदान होगा। चुनाव आयोग ने कहा है कि विभिन्न राजनीतिक दलों और सामाजिक संगठनों की ओर से कहा गया है कि 23 नवंबर के दिन बड़े पैमाने पर शादी, सामाजिक समारोह हैं, जिससे बड़ी संख्या में लोगों को असुविधा हो सकती है और मतदान में भागीदारी कम हो सकती है। इस पर विचार करने के बाद चुनाव आयोग ने विधानसभा चुनाव की तारीख में बदलाव करने का फैसला किया है। राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन की आखिरी तारीख 6 नवंबर है और नामांकन पत्रों की जांच 7 नवंबर को होगी और नाम वापसी की आखिरी तारीख 9 नवंबर है। साथ ही वोटों की गिनती 3 दिसंबर को ही होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को उत्तराखंड के पिथौरागढ़ और अल्मोड़ा जिले का दौरा करने वाले हैं। पिथौरागढ़ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4,200 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण कुमाऊं इलाके और पूरे उत्तराखंड के लिए करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिथौरागढ़ के सीमांत इलाके का भी दौरा करेंगे। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हरियाणा के रोहतक में ब्रह्मलीन महंत चांदनाथ योगी जी की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम और देश मेला कार्यक्रम में शिरकत की है। अपने संबोधन में अमित शाह ने कहा कि नाथ संप्रदाय के 9 नाथों की परंपरा में बाबा मस्तनाथ से लेकर अब बाबा बालकनाथ जी तक कई संतों ने समाज सेवा के अनेक आयाम गढ़ने का काम किया है। अमित शाह ने इस दौरान कहा कि इसी के कारण आज इस मठ के प्रति पूरे पंथ में श्रद्धा का भाव है। मठ ने आरोग्य और शिक्षा के क्षेत्र में भी कई महत्वपूर्ण संस्थान भी बनाए और एक प्रकार से यज्ञ भी चालू। मुझे मालूम है जब कोरोना का काल आया, मैं सभी स्वयंसेवी संस्थाओं से बात करता था। हरियाणा में जो 5-6 संस्थाओं से मैंने बात की थी, इसमें एक बालकनाथ जी से भी बात करी, परंतु अविरत रूप से इस मठ ने आगे बढ़कर यहाँ पर सेवा का एक यज्ञ करा था और यहाँ पर 8वीं शताब्दी से जो सेवा की परंपरा चालू रही है, महंत चांदनाथ जी को भी मिला था और अब उनके शिष्य बालकनाथ जी ये परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। अमेरिकी ट्रेजरी सचिव जेनेट येलेन द्वारा आयोजित गोलमेज चर्चा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण शामिल हुई। इस सम्मेलन का विषय IMF नीति, प्राथमिकताएं और संस्थान अपनी सदस्यता का समर्थन कैसे करे था। इस दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि G20 प्रेसिडेंसी के तहत भारत ने बहुपक्षवाद के महत्व की ओर सबका ध्यान आकर्षित किया है। वित्त मंत्री ने कहा कि सदस्यता की बढ़ती जरूरतों के अनुरूप IMF का प्राथमिक ध्यान व्यापक आर्थिक निगरानी और नीति मार्गदर्शन पर होना चाहिए। वहीं IMF कार्यकारी बोर्ड में लिंग और शासन सुधारों के लिए भारत की ओर से समर्थन व्यक्त करते हुए विदेश मंत्री ने
हाल ही में पारित नारी शक्ति वंदन विधेयक के जरिए भारत में महिलाओं के लिए संसद और विधान मंडलों में 33% सीटें आरक्षण करने का भी जिक्र किया। भाजपा राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद जफर इस्लाम ने कहा कि देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश आर्थिक रूप से प्रगति कर रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि 2014 में देश की अर्थव्यवस्था फ्रेजाइल इकोनॉमी में गिनी जाती थी। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश की अर्थव्यवस्था की प्रगति दुनिया भर के लिए मिसाल बनी है। 2014 से जब देश की अर्थव्यवस्था 5 फ्रेजाइल इकोनॉमी, सबसे कमज़ोर इकोनॉमी में गिनी जाती थी, आज वहाँ से जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 2014 में जो दिया जलाया, उसकी रोशनी आज पूरी दुनिया में, सिर्फ देश में नहीं, मोदी इकोनॉमिक्स जो है पूरी दुनिया में मानी जा रही है। और इसी के बारे में मैं चर्चा करने आया हूँ कि 2014 से आज देखिए तो देश की अर्थव्यवस्था बहुत तेज़ी से चल रही है। पहले अर्थव्यवस्था मजबूत किया, जो फ्रेजाइल से, कमज़ोर से जो मजबूत करने और मजबूत से तेज़ पटरी पे दौड़ाने का काम आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हो रहा है। वहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू श्रीनगर में स्थित कश्मीर विश्वविद्यालय के 20वें दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुई। इस अवसर पर उन्होंने विभिन्न शैक्षणिक विषयों के मेधावियों को डिग्रियां प्रदान की। छात्रों को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि देश को विकसित राष्ट्र के मार्ग पर ले जाने में युवाओं को बड़ी जिम्मेदारी निभानी है। साथ ही उन्होंने कहा कि आज देश में महिला शिक्षा में तेजी से बदलाव हो रहा है। आज देश की बेटियां हर क्षेत्र में सफलता हासिल कर रही हैं। होनहार बेटियां हमारे देश की तस्वीर भी है और तकदीर भी। हमारे देश की महिलाओं और लड़कियां अपने काबिलियत के दम पर ये साबित कर रही है कि नारी शक्ति बंधन अधिनियम 2023 के जरिए भविष्य में देश की लीडरशिप में और बड़ी भागीदारी निभाने के लिए अब पूरी तरह तैयार है। ये अधिनियम वीमेन लीड डेवलपमेंट की ओर एक क्रांतिकारी कदम साबित होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह फ्रांस के दौरे पर हैं। उन्होंने पेरिस के नजदीक सफ्रान इंजन निर्माण प्रतिष्ठान का दौरा किया। भारत और फ्रांस ने हाल ही में सामरिक साझेदारी के 25 वर्ष पूरे होने पर उत्सव मनाया था। दोनों देशों के बीच महत्वपूर्ण औद्योगिक सहयोग सहित गहरे और विस्तृत द्विपक्षीय रक्षा संबंध हैं। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर श्रीलंका के 3 दिन के दौरे पर हैं। आज 23वीं IORA मंत्री परिषद की बैठक में भारत द्वारा उपाध्यक्ष की भूमिका ग्रहण करने पर उद्घाटन सत्र में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि भारत की प्राथमिकताएं स्पष्ट हैं। भारत का प्रयास एक ऐसे हिंद महासागर समुदाय को विकसित करना है जो स्थिर और समृद्ध, मजबूत और लचीला हो। डॉक्टर एस जयशंकर ने इस दौरान कहा कि एक स्वतंत्र, खुला और समावेशी हिंद महासागर बनाए रखना बेहद अहम है। Vasudhaiva Kutumbakam, or the world is one family, which can be a binding force to bring IORA member states together. Excellencies, as the Vice Chair and a member of the Troika, India's priorities are clear. It is our effort to develop an Indian Ocean community that is stable and prosperous, strong and resilient, and which is able to cooperate closely within and to respond to happenings beyond the ocean. It is thus important to maintain the Indian Ocean as a free, open, and inclusive space based on the UN Convention of the Law of Seas, UNCLOS, as the constitution of the seas. वहीं न्यूज क्लिक मामले में सीबीआई ने एफआईआर दर्ज कर ली है। सीबीआई फिलहाल दिल्ली में 2 स्थानों पर छापेमारी कर रही है।
न्यूज क्लिक के फाउंडर प्रबीर पुरकायस्थ के यहां सीबीआई ने छापेमारी कर रही है और ये छापे न्यूज क्लिक के फाउंडर प्रबीर पुरकायस्थ के घर और ऑफिस पर किए जा रहे हैं। दिल्ली समेत देश के कई राज्यों में एनआईए ने आज सुबह से बड़ी कार्रवाई कर रही है। आज सुबह से दिल्ली के थाना हौज काजी इलाके के बल्ली मारन में एनआईए का सर्च ऑपरेशन चला। जानकारी के मुताबिक दिल्ली में कई अन्य जगहों पर भी छापेमारी हुई है। एनआईए की छापेमारी दिल्ली एनसीआर के अलावा महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और तमिलनाडु में भी हुई है। राजस्थान के टोंक शहर के शागिर्द पेशा मोहल्ले में एनआईए ने जहां आज एनआईए ने कार्रवाई की, वहीं एक महीने पहले भी एटीएस ने भी कार्रवाई की थी, जिसमें एक युवक से पूछताछ के बाद उसे छोड़ दिया गया था। जांच एजेंसी से जुड़े सूत्रों के मुताबिक ये छापेमारी प्रतिबंधित कट्टरपंथी इस्लामिक संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई को लेकर की गई है। इस संगठन को बैन किए साल भर हो चुका है। इसके बावजूद इसके कई सदस्य अंडरग्राउंड होकर अपने काम को अंजाम दे रहे हैं। पिछले एक साल में उत्तर से लेकर दक्षिण तक के कई राज्यों में दर्जनों ठिकानों पर एनआईए की रेड हो चुकी है और कई गिरफ्तारियां भी हुई हैं। वहीं मुंबई के विक्रोली इलाके में 7/11 ट्रेन बम धमाकों के बरी किए गए आरोपी वाहिद शेख के घर पर एनआईए की छापेमारी जारी है। इन धमाकों ने मुंबई को हिलाकर रख दिया था। इस धमाके में 179 लोगों की मौत हुई थी, जबकि 824 लोग घायल हो गए थे। इस घटना को 17 साल से ज्यादा समय बीत जाने के बाद बॉम्बे हाई कोर्ट में फिर से सुनवाई की जाएगी। इस मामले में महाराष्ट्र के आतंकवाद निरोधक दस्ते यानी एटीएस ने जांच की थी और इंडियन मुजाहिदीन के 13 सदस्यों को गिरफ्तार किया था। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने इजराइल पर हमास के आतंकी हमले की निंदा नहीं करने के लिए कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। उन्होंने सोशल मीडिया मंच एक्स पर पोस्ट किया कि कांग्रेस के प्रस्ताव और पाकिस्तान तालिबान के बयानों में समानता है। तीनों ने हमास के आतंकी हमले की आलोचना नहीं की है। तीनों ने ही इजराइल पर आतंकी हमले की बात नहीं मानी है और साथ ही तीनों महिलाओं और बच्चों को बंधक बनाए जाने के मुद्दे पर भी चुप हैं। उन्होंने लिखा कि तुष्टीकरण की राजनीति के लिए देश हित का बलिदान करना कांग्रेस के डीएनए में है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से दुनिया में सबसे अधिक पसंद किए जाने वाले नेता बन चुके हैं। वैश्विक सर्वेक्षण करने वाली कंपनी वर्ल्ड ऑफ स्टैटिस्टिक्स ने ताज़ा आंकड़े जारी किए हैं, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 68% रेटिंग के साथ सूची में टॉप पर हैं। वहीं रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 77% के साथ दूसरे स्थान पर बने हुए हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन 39% रेटिंग के साथ 9वें स्थान पर हैं। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री की बात करें तो ऋषि सुनक को 27% की रेटिंग मिली है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर कहा कि दुनिया ने प्रशासन में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वर्चस्व को स्वीकार कर लिया है। सीमाओं से परे दुनिया भर के लोगों ने उन पर विश्वास किया और उन्हें वैश्विक नेता के रूप में स्वीकार किया है। वो 78% अनुमोदन रेटिंग के साथ विश्व नेताओं की सूची में फिर से शीर्ष पर हैं। रामलला के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम से पहले होने वाला अयोध्या का 7वां दीपोत्सव बेहद खास होगा। राम की पैड़ी के 51 घाटों पर 24 लाख दीपक जलाए जाएंगे और 21 लाख से ज्यादा दीपक एक साथ जलने का नया कीर्तिमान स्थापित किया जाएगा। इसके लिए 25,000 वॉलंटियर्स भी तैयार किए जा रहे हैं। दीपोत्सव का शुरुआत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दीपक जलाने से होगी। साल 2017 में राम की बेड़ी पर शुरू हुआ दीपोत्सव कार्यक्रम एक साथ दीपों के जलने का लगातार नया कीर्तिमान बना रहा है और अपने पिछले कीर्तिमान को पीछे छोड़ रहा है।
अयोध्या में पहले दीपोत्सव के समय 1,80,000 दीपक एक साथ जलाकर रिकॉर्ड बनाया गया था, जो साल दर साल अपने पिछले कीर्तिमान को पीछे छोड़ रहा है। इस बार 21 लाख से ज्यादा दीपक एक साथ जलाने का नया कीर्तिमान बनाने की अब तैयारी चल रही है। इस वर्ष हम लोग 21 लाख दियों को जला करके प्रज्वलित करके एक रिकॉर्ड बनाने जा रहे हैं, जिसके लिए हम योजना बना रहे हैं 24 लाख दियों को सजाने की और 51 घाट अयोध्या राम की पैड़ी से मिला करके चौधरी चरण सिंह घाट तक समावेशित किया गया है। इस वर्ष ये है दीपोत्सव भव्य और दिव्य होगा। G20 देशों की संसदों के अध्यक्षों और आमंत्रित देशों के पीठासीन अधिकारियों का नवे P20 शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए नई दिल्ली पहुंचना जारी है। सितंबर में नई दिल्ली में आयोजित लीडर्स समिट में अपनाई गई अग्रणी घोषणा के बाद P20 शिखर सम्मेलन में G20 सदस्य देशों और अतिथि देशों के अध्यक्षों, विधायिकाओं के प्रमुख संसदों में प्रभावी ढंग से वैश्विक शासन को आगे बढ़ाने, शासन में संसदीय परिप्रेक्ष्य, चुनौतियां और उनके समाधान की दिशा में भी विचार विमर्श करेंगे। कोरिया गणराज्य का प्रतिनिधिमंडल भी आज दिल्ली पहुंचा। नई दिल्ली लीडर्स समिट में G20 समूह में स्थायी सदस्य के रूप में अफ्रीकी संघ को शामिल किए जाने के बाद पैन अफ्रीकी संसद के अध्यक्ष डॉक्टर अशेबिर वोल्डेगियोर्गिस गायो पहली बार भारत में P20 कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे हैं। विज्ञान भवन में केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने देश भर के स्कूलों के 60 युवा छात्रों को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उनके अभिनव योगदान के लिए सम्मानित किया है। उन्होंने बढ़ती महिला भागीदारी पर जोर देते हुए कहा कि इनमें से 53% महत्वपूर्ण विचार महिलाओं द्वारा प्रस्तुत किए गए थे। उन्होंने हाल ही के वर्षों में भारत में विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में हुई उल्लेखनीय प्रगति का भी उल्लेख किया। India's success in the recent times is being borne out by parameters which are not of our doing, which are known to be objective, impartial, and universally recognized. For example, in the GII parameter, we have jumped 41 places, from 81 to 40. Now, this is not my index, not your index, not India's index. The world is acknowledging it. The International Monetary Fund has recognized India as the fastest growing economy. Chandrayaan, the joint director, is again a woman, Kalpana. So please stop talking about encouraging women. Encourage yourself to be led by women. आयकर विभाग स्विस बैंक से प्राप्त भारतीय नागरिकों और संगठनों के बैंक खातों का विश्लेषण करेगा। ये जानकारी केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष नितिन गुप्ता ने दी है। उन्होंने बताया कि अगर इसमें कोई कर चोरी पाई गई तो काला धन अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी। भारत को ये जानकारी वार्षिक स्वचालित सूचना आदान प्रदान के अंतर्गत मिली है। इसके तहत स्विट्जरलैंड ने 104 देशों के साथ लगभग 36 लाख वित्तीय खातों का विवरण भी साझा किया है। इस प्रकार का जो भी डेटा आता है उसके ऊपर आयकर विभाग कार्य करता है और वो केसेस को आइडेंटिफाई करता है जहां पे कि फॉरेन एसेट हैं पर दिखाई गई नहीं है, तो उनके ऊपर फिर आगे कार्रवाई होती है जो ब्लैक मनी एक्ट के तहत, और वो आगे कार्रवाई की जाती है। सदी के महानायक अमिताभ बच्चन 81वां जन्मदिन आज मना रहे हैं। बिग बी के नाम से मशहूर एक्टर ने मुंबई में अपने बंगले जलसा के बाहर जुटे प्रशंसकों का अभिवादन स्वीकार किया। आधी रात को बिग बी अपने घर के बाहर जुटे सैकड़ों प्रशंसकों का स्वागत करने के लिए बाहर निकले। अपने बंगले से अचानक से बाहर आ जाने से फैंस की खुशी का ठिकाना नहीं था।
फैंस ने बिग बी के घर के बाहर केक काटकर जन्मदिन की बधाई दी। कुछ फैंस का तो कहना था कि बिग बी का जन्मदिन उनके लिए एक त्योहार है। और इसी के साथ फिलहाल आज के सांकेतिक भाषा के इस खास बुलेटिन में मुझे, मेरे सहयोगी शरद और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।